नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद भी नहीं डरा ईरान, इजराइल को दिखाई आंखें, हमले की दी फिर बड़ी धमकी। खबर में आगे जिक्र होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत क्या एलन मस्क के लिए खोलेगी भारत के दरवाजे, सैटेलाइट इंटरनेट पर आया बड़ा अपडेट। आगे जिक्र होगा कि वन रैंक वन पेंशन के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का बयान, बोले ये एक ऐतिहासिक पहल। आगे खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, ईरानी सुरक्षा गार्ड ने मीटिंग में घुसने से रोका। और आगे आपको बताएंगे कि पराली जलाने पर अब 30,000 रुपए का लगेगा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने डबल कर दी पेनल्टी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद भी नहीं डरा ईरान, इजराइल को दिखाई आंख, हमले की फिर दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप लगातार गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे। इसके अलावा वो इजराइल के समर्थन की भी बात कर चुके हैं। ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान डरा नहीं है और उसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की धमकी दे दी है। यह हमला पिछले महीने ईरान पर हुए इजराइल के हमले के जवाब में किया जाएगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा कि जर्नलिस्ट के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए पर्याप्त हथियार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर क्या एलन मस्क के लिए खुलेंगे भारत के दरवाजे, सैटेलाइट इंटरनेट पर आया बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जिताने के लिए काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने न केवल ट्रंप का खुलकर समर्थन किया बल्कि भारी मात्रा में डोनेशन भी दिया। ट्रंप की जीत की खुशी के बाद मस्क के लिए भारत से अच्छी खबर आई है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक के मालिक मस्क भारत में भी अपनी सर्विस लाना चाहते हैं। भारत सरकार के ताज़ा फैसले से उनके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का बड़ा ऐलान किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, न कि नीलामी की जाएगी। भारत की मुख्य टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी और एयरटेल सुनील मित्तल ने भी इसकी मांग की है। दोनों भारतीय अरबपति बिजनेसमैन की मांग के अनुरूप स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा सकता है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने साफ किया है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मुफ्त नहीं किया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए कीमत तय करेगी। सिंधिया ने कहा कि हर एक देश को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का पालन करना होगा, जो स्पेस या सैटेलाइट में स्पेक्ट्रम के लिए पॉलिसी तैयार करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और ITU असाइनमेंट के आधार पर स्पेक्ट्रम दिए जाने के मामले में बहुत स्पष्ट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप आज दुनिया भर में देखें, ऐसा कोई देश नहीं दिखता जो सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करता हो। भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन का सदस्य है। मस्क की स्टारलिंक और अमेजॉन के प्रोजेक्ट कुइपर जैसे ग्लोबल काउंटरपार्ट्स ने प्रशासनिक आवंटन का समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वन रैंक वन पेंशन के 10 साल, पीएम मोदी बोले ये है एक ऐतिहासिक पहल। जी हाँ दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लागू किए गए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को 10 साल हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट किया और कहा कि इस योजना को लागू हुए 1 दशक बीत गया है और इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा हुआ है। गौरतलब है कि वन रैंक वन पेंशन की शुरुआत 1 दशक पहले आज ही के दिन की गई थी और इसके तहत रिटायरमेंट की तारीख से अलग समान रैंक पर रिटायर हुए और समान अवधि के लिए सेवाएं देने वाले सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के 10 साल पूरे होने के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह हमारे पूर्व सैन्य कर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। OROP को लागू करने का फैसला हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, ईरानी सुरक्षा गार्ड ने मीटिंग में घुसने से रोका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की पाकिस्तान में ही ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ईरानी
उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सुरक्षा गार्ड ने जनरल मुनीर को मीटिंग में घुसने से रोक दिया। इस दौरान साथ आ रहे पाकिस्तानी अधिकारी ने ईरानी सुरक्षा गार्ड से जनरल मुनीर का परिचय कराया, तब उन्हें मीटिंग हॉल में जाने की अनुमति मिली। ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वर्तमान में पाकिस्तान ईरान सीमा पर हलचल मची हुई है। कई हथियारबंद विद्रोही समूह सीमा पर लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। इससे जितना ईरान परेशान है उतना ही पाकिस्तान भी। कुछ महीने पहले दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा के अंदर बमबारी भी की थी। इसके बाद दोनों देशों में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पराली जलाने पर अब 30,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने डबल कर दी पेनल्टी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना को दुगना कर दिया है। नए लिए गए सख्त फैसले के मुताबिक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा। बता दें कि बीते महीने के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था। इसके बाद केंद्र ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने की राशि में दोगुनी वृद्धि की है। नए नियमों के अनुसार अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत संशोधित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 2 के खंड H का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने नियमों को संशोधित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग संशोधन नियम 2024 के रूप में पारित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी नहीं करते संविधान का सम्मान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नागपुर में संविधान सम्मेलन के आयोजन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मेलन किया लेकिन वो संविधान का सम्मान नहीं करते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान करने के बाद कांग्रेस को उनके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो शब्द कहे हैं उनसे मैं बेहद दुखी हूं। यह आपत्तिजनक है। आज पूरी दुनिया के लोग पीएम मोदी से प्रेरणा ले रहे हैं। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पीएम मोदी से बात की है। मैं पूरी दृढ़ता से कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों की निंदा करता हूं। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल किया जाएगा, जबकि इसके चलते वहां आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई और वहां के SC/ST वर्ग को आरक्षण दिया। कांग्रेस इस तरह लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। अगर हम कांग्रेस की करनी को नहीं समझेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी जो भी घोषणाएं की हैं उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने साफ तौर पर कहा कि हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाए रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिसकर्मी अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मैं आज उन सभी को सर्वोच्च बलिदान देने की उनकी भावना के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और देश की ओर से उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के अंदर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, हालांकि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आह्वान की दुनिया ने सराहना की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
खिलाफ अपराधियों पर हो कड़ी कार्रवाई। ब्रैम्पटन मंदिर हमले को लेकर भारत का कनाडा को अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत कनाडा सरकार से इस अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद करता है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील करते हैं। ब्रैम्पटन में मंदिर में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने कनाडा में कुछ कॉन्सुलर सेवा शिविरों को रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि वहां उचित सुरक्षा व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं दी गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम उन शिविरों को ही जारी रखेंगे जहां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ब्रैम्पटन स्थित मंदिर पर हुए हमले की घटना ने भारत और कनाडा के रिश्ते में फिर से खटास ला दी है और यह हमला कनाडा के ओंटारियो के ब्रैम्पटन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर पर हुआ था, जहां लोग पूजा कर रहे थे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। इसके साथ ही रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। शुरुआती रुझान से ही ट्रंप कमला हैरिस से काफी आगे थे। इसके बाद ट्रंप को सोशल मीडिया पर जीत की बधाइयां भी मिलने लगी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बधाई दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी यहां पर उनको बधाई दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुतिन ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले नए स्तर पर पहुंच गए भारत और रूस के रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रूस के संबंध हाल ही में रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के साथ रूस का संबंध हाल ही में रणनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के नए स्तर पर पहुंच गया है। हमारे देश द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में मिलकर काम करते हैं। G20 में, SCO और हाल ही में कजान में आयोजित हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में इन सभी बातों की पुष्टि हुई है। वहीं दोस्तों, उन्होंने ब्रिक्स राजदूतों से कहा कि हम आपकी एक्टिविटी को सफल होते हुए देखने में उत्साहित हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि बुर्किना फासो, मलेशिया, भारत, नाइजर, केन्या, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और अन्य मित्र देशों के साथ मॉस्को के संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी और सम्मान पर आधारित है। इस दौरान रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के अलेक्जेंडर हॉल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना विश्वास पत्र भी प्रस्तुत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू और कश्मीर में हो सकता है बुलडोजर एक्शन, एलजी दे रहे हैं बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को चेतावनी दी कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों के घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से आतंकवाद के दोषियों के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और लोग एकजुट हो जाएं तो एक साल में ही क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया हो सकता है। उपराज्यपाल ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो किसी भी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई आतंकवादियों को पनाह देता है तो उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग बयान देते हैं कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह अत्याचार नहीं है बल्कि न्याय की मांग है और ऐसा न्याय जारी रहेगा। सिन्हा ने कहा कि हमारा पड़ोसी अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये हमें चिंतित नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ के लोग ही उसके निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ऐसे लोगों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा बलों और प्रशासन का ही काम नहीं है, बल्कि लोगों का भी काम है। उन्होंने कहा कि अगर लोग आतंकियों को पनाह देते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने
सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये मुठभेड़ बुधवार को कुपवाड़ा के लोलाब इलाके के मार्गी क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके में छापेमारी की, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद उग्र हुए हिंदू, विपक्ष भी करने लगा ट्रूडो का जमकर विरोध। जी हां दोस्तों, कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया में रविवार को एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी तत्वों द्वारा हमला किया गया। इस घटना के बाद कनाडा में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिविएव्रे ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस हिंसा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नकाल के दौरान ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने देश भर में पिछले कुछ दिनों में दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ जो हिंसा देखी गई है उसकी हम निंदा करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव, जल्द लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नए दौर में संघ के साथ समन्वय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 2 महीने में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के साथ ही भाजपा में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत भाजपा और संघ के बीच समन्वय भी और तेज होगा। इसके तहत केंद्र और राज्यों में संगठन में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। आरएसएस से आने वाले कई संगठन मंत्रियों के राज्य बदले जाने की संभावना है। वहीं कई नए संगठन मंत्रियों को भेजे जाने पर दोनों संगठनों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार दिसंबर के मध्य में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरएसएस और भाजपा के बीच सर्वसम्मति बनाने की कोशिश शुरू होगी। वहीं दोस्तों, आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। भाजपा का सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद राज्यों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6 दिन 12 रैलियां, मराठवाड़ा से विदर्भ तक महायुति को गति देने के लिए पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र चुनाव 2024 से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है और अब सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भाजपा 8 से 14 नवंबर तक राज्य भर में रैलियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान की तैयारी कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी महायुति सत्तारूढ़ गठबंधन को करीबी और बहुकोणीय मुकाबले में बढ़त दिलाएंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी निस्संदेह स्टार प्रचारक होंगे। वो 8 से 14 नवंबर के बीच पूरे महाराष्ट्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में 8 से 14 नवंबर के बीच करीब 12 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी के 8 नवंबर को धुले और नासिक, 9 नवंबर को अकोला और नांदेड़, 12 नवंबर को चंद्रपुर, चिमूर, सोलापुर व पुणे और 14 नवंबर को संभाजीनगर, नवी मुंबई और मुंबई में चुनावी सभाओं को संबोधित करने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम चाहते तो संसद में पास करा सकते थे कानून, लेकिन पीएम मोदी ने वक्फ बिल को लेकर स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि वक्फ विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हर राजनीतिक राय मिल सके और बड़े पैमाने पर नागरिक अपनी बात रख सकें और अपना दृष्टिकोण दे सकें। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि उस दिन सदन में हमारे पास सर्वसम्मति थी और संख्या भी पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी हमने संयुक्त समिति के लिए इस पर विचार किया ताकि हर राजनीतिक दृष्टिकोण और आम नागरिक जेपीसी के समक्ष अपनी राय रख सके, आकर अपनी बात रख सके। भाजपा नेता ने आगे कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री द्वारा चीज़ों को सचमुच थोपने की नहीं बल्कि हर दृष्टिकोण के लिए अधिक समावेशी माहौल बनाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर चीज़ की संभावना है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के पूरे कामकाज में राजनीति के विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों का भी समावेश है। जब सरोगेसी बिल राज्यसभा में पेश किया जा रहा था तो मुझे लगता है कि जयराम रमेश को इस बारे में कुछ चिंताएं थी। मैंने और भूपेंद्र यादव ने गैलरी में उनकी बात सुनी। हम अपने नेतृत्व के पास गए और नेतृत्व ने कहा ठीक है, पूरी बातचीत को आगे बढ़ाइए, सुनिए कांग्रेस क्या कहना चाहती है, अगर चिंताएं जायज हैं तो उसका समाधान करें। इसलिए प्रधानमंत्री ने हमेशा इसी तरह काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में ट्रंप की बढ़त से झूमा भारतीय बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,400 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त पर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। बुधवार की सुबह आईटी शेयरों में मजबूत की बदौलत 12:18 पर सेंसेक्स 666.48 अंक चढ़कर 80,143 पर पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी 202 अंक मजबूत होकर 24,415 पार कर गया। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत का नाम सुनते ही कांप जाता है पाकिस्तान, उसे सपने आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने चीन को भी लपेटा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड दौरे पर है। उन्होंने कोडरमा में भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए ये आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था। अब आप देख रहे होंगे आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं, वहां भारत की सेना गश्त कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान की तो अब भारत का नाम सुनते ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को अब सपने आते हैं। कहा जाता है कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। योगी ने आगे कहा कि सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो दुश्मन के दिल को दहला सके। यही आज भारत की सरकार कर रही है।